हेलो प्यारे साथियों, विनर एकेडमी W में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक भी किया करें। चलिए दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान के क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में लाए हैं। जो हम देखेंगे विज्ञान के क्वेश्चन हैं उन्हें करते हैं, जो कि आगामी एग्जामों में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ यह पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो देखेंगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक के रूप में 4 ऑप्शन दिए हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शन बहुत ही जटिल तरह से या हम कहें कि बहुत ही सटीक ऑप्शन दिए जाते हैं। चारों ऑप्शन ऐसे होते हैं आप उनमें अंतर तभी कर पाएंगे जब बहुत ध्यान से पढ़े रहेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो हम देखेंगे ऑप्शन में दिए हुआ है कूलाम्ब, वाट, एम्पियर और जूल। तो इसका सही आंसर है एम्पियर। अब हम बात करेंगे ये आया कहाँ से, एम्पियर कहाँ से आया, मतलब बात करें कूलाम्ब किसका है, वाट किसका है, जूल है। तो सभी ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा एम्पियर। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब कूलाम्ब किसका मात्रक है। कूलाम्ब जो है आवेश का मात्रक है। कूलाम्ब जो है आवेश का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है। और जूल किसका मात्रक है, जूल 2 भौतिक राशियों का मात्रक है, कार्य का और दूसरा ऊर्जा का। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पहले क्वेश्चन का आंसर और चारों ऑप्शन के आंसर ठीक से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं अब एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। तो ऑप्शन दिया है ऊर्जा, शक्ति, वोल्टेज और आवेश। इसका सही आंसर होगा आवेश। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, आवेश बराबर धारा इंटू समय। अब इन्हीं सूत्रों में हम मात्रक रखेंगे तो हमें यह दूसरे क्वेश्चन का आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आवेश का क्या होता है। आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं या स्मॉल q से डिनोट करते हैं। इक्वल टू धारा को I से और समय को T से। लेकिन धारा का मात्रक I नहीं है, धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है। ठीक है, तो इसको इसी समय लिख देते हैं, धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसको सभी जानते हैं। तो आप लोग देखेंगे आवेश बराबर क्या हमारे पास आया है, एम्पियर इंटू सेकेंड। समझ में आया, इसका सही आंसर होगा आवेश। ये कहाँ से आया, किस तरह आया, आप लोग जब इस तरह से इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है। पहला ऑप्शन है बल, दूसरा है दाब। ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, देख लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन है दाब, तीसरा शक्ति और चौथा कार्य। तो हम इसका सही आंसर होगा दाब। अब ये दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहाँ से आया, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए देखते हैं दाब बराबर क्या होता है। दाब का फार्मूला तो आप लोग जानते होंगे। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ से देखेंगे दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल से बल को हम किससे डिनोट करते हैं, यानी किसका मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। और क्षेत्रफल का आप लोगों को पता ही होगा, क्षेत्रफल का होता है मीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे इसका हमारे ऑप्शन के हिसाब से या क्वेश्चन के हिसाब से क्या निकल के आता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है, तो आप देखेंगे दाब की इकाई है। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितने पास्कल होता है। अब यहाँ एटमॉस्फेयर क्या है, हम इसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आइए देखते हैं, इसका ऑप्शन जो है बहुत ही सटीक दिया है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, 10.1 इंटू 10⁵ पास्कल। और ऑप्शन दिया है 1.01 इंटू 10⁶ पास्कल। और छठा जो दिया हुआ है ऑप्शन डी जो दिया हुआ है 10.1 इंटू 10⁸ पास्कल। आप यहाँ से देखेंगे सटीक ऑप्शन, कितने सटीक ऑप्शन। इसका सही आंसर होगा 1.01 इंटू
10⁵ पास्कल, जो कि 1 एटमॉस्फेयर या इसे कहते हैं एक वायुमंडलीय दाब। इसे क्या कहते हैं? एक वायुमंडलीय दाब। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ठीक है, आइए मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, जो कि मैं यहाँ मात्रक पहले से ही नहीं दिया हूँ क्योंकि वो ऑप्शन में आपको मिलेगा। देखेंगे, इसका पहला ऑप्शन है 3.6 × 10⁻6 जूल और दूसरा है 3.6 × 10⁻6 जूल पर सेकंड दिया हुआ है। तीसरा है 3.6 × 10⁻5 जूल और चौथा है 3.6 × 10⁻5 जूल पर सेकंड। तो यहाँ जूल आएगा कि जूल पर सेकंड आएगा, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे कैसे बना है। 1 किलोवाट घंटा, वाट किसकी मात्रक है? शक्ति की। तो पहले वाट के बारे में बात करते हैं। बराबर शक्ति को कार्य बटे समय, शक्ति को कार्य बटे समय के रूप में निरूपित करते हैं। इसका मतलब शक्ति का सूत्र जो होता है कार्य बटे समय होता है। तो शक्ति किसका मात्रक है? वाट। वाट का मात्रक शक्ति है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम वाट भी तो कह सकते हैं शक्ति के। इसका मतलब कार्य का होता है जूल और समय का होता है सेकेंड। इसका मतलब वाट का मात्रक जो है जूल पर सेकेंड भी होता है, शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड भी होता है। तो अगला आगे देखते हैं। यहाँ दिया हुआ 1 किलोवाट, 1 किलो का मतलब 1000 वाट। अब वाट को हम लोग जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। अब दूसरा दिया हुआ है घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरह 60 मिनट में 60 सेकंड इसके गुणा करेंगे। ये हमारे पास क्या बन के आया? 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 60 × 60 सेकेंड, क्योंकि समय जो है सेकेंड में होता है। तो यहाँ से सेकेंड कट जाएगा और हमारे पास आएगा 1000 जूल × 60 × 60, जिसको हम लोग 6 का गुणा 6 में करेंगे, 36 × 10⁻। अब यहाँ पर जीरो की काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर ए होगा। लेकिन हम लोगों को ऑप्शन में ऐसा कहीं भी दिया हुआ नहीं है 36 × 10⁻5 जूल लिखा हो। तो हम यहाँ पर दशमलव लगाने के लिए कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले 10 का गुणा कर सकते हैं, 10 का भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी संख्या है, अगर उसको दशमलव में लाना है तो 10 का ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3.6 × 10 के खाते इसका गुणा हो जाएगा 6 जूल, जो कि हमारा सही आंसर होगा। आप लोगों को समझ में आएगा होगा इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि आप लोग देखेंगे यहाँ पर जूल दिया हुआ है, जूल पर सेकेंड। ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है इस ऑप्शन के हिसाब से। तो इसका सही आंसर होगा 3.6 × 10⁻6 जूल। समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दिया हुआ है ओम मीटर किसकी इकाई है, और इसमें आप देखेंगे पहला ही ऑप्शन जो है प्रतिरोध दिया हुआ है, जो लगता है ओम का जो होता है इकाई प्रति होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केवल ओम का है और हमने पूछा है ओम मीटर किसकी इकाई है, तो ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता की इकाई है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होता है। और कूलाम को पता ही है आवेश का है, और एम्पियर जो है धारा का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन प्रकृति में कभी अकेले नहीं रह सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है जड़त्व, संवेग, वेग और बल। इसका सही आंसर होगा बल। बल जो है प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं रह सकता। तो अब बल का सूत्र भी हम इसी में देख लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग तो पता ही है बल होता है, लेकिन बल का फार्मूला क्या होता है इसको हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ जगह कम है, ऊपर आइए देखते हैं ऊपर क्या है। ठीक है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल को हम एफ से डिनोट करते हैं। एफ बराबर द्रव्यमान को एम से, त्वरण को स्मॉल ए से। तो एफ बराबर एम में ये हमारा क्या होता है, बल का फार्मूला होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन वेग, संवेग, जड़त्व। जड़त्व
किसी न किसी के साथ आएगा। जड़त्व क्या है? जड़त्व की परिभाषा के रूप में आप लोगों को पता ही है, वह बाह्य बल जब तक किसी वस्तु पर लगाया नहीं जाता तो वह अपने स्थिति का विरोध करती है। विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, तो उसे हम जड़त्व कहते हैं। संवेग, वेग, तो यहाँ पर सही आंसर होगा बल। ठीक है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। आइए प्यारे साथियों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है तरंग वेग का ईसाई मात्रक क्या होता है। तो इसमें देखेंगे तरंग वेग का ईसाई मात्रक में हमारा सही आंसर होगा मीटर सेकेंड। कैसे? क्योंकि वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। अब ऑप्शन की बात करें, हर्ट्ज भी दिया हुआ है। हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक होता है। किसका होता है? आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? कितने मीटर होता है? कुछ भी कह लीजिए। पहला ऑप्शन है 10⁻12 मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻9 मीटर और 10⁻15 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा 10⁻12 मीटर। अब ऑप्शन में देखिए आप लोगों को दिया हुआ है 10⁻9 मीटर और 10⁻15 मीटर। तो ये होता है 1 फेम्टोमीटर। क्या होता है? 1 फेम्टोमीटर। और 10⁻9 मीटर जो है 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? आप लोगों को ज्ञात होगा, न्यूटन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। क्या था? प्रिंसिपिया। इस पुस्तक में प्रकाशन जो हुआ 1687 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1687 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा 1687 ईस्वी। फिर से देखिए, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? जो प्रिंसिपिया करके आई थी उसका प्रकाशन जो है 1687 में हुआ था। अब ऑप्शन ए देखिए 1872 क्या है? आपको ज्ञात होगा ये मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, वो सन 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। एक क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको भी याद रखिए। ये जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या प्रकाशन, और किस में हुआ था? जर्मन पत्रिका में हुआ था। इसका भी ध्यान रखिएगा, जर्मन पत्रिका में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन एक सतही घटना है? ठीक, आप लोगों को ठीक से दिखता नहीं होगा, इसको हम हटा देते हैं। कौन एक सतही घटना है? ऑप्शन दिया है उबलना, वाष्पीकरण, गलन और हिमीकरण। तो इसका सही आंसर होगा वाष्पीकरण। अब इसको हमें याद कैसे रहेगा कौन सी सतही घटना है? क्योंकि ऑप्शन तो ऐसा लग रहा है गलन भी है, हिमीकरण भी है, उबलना भी है। तो वाष्पीकरण का मतलब होता है कोई चीज़ वाष्प हो रही है, जल वाष्प होती है, सभी को पता है। लेकिन सतही घटना क्या है? पहले हम सतही घटना के बारे में बात करते हैं। सतही घटना जो है क्षेत्र से ज़्यादा मतलब रखती है, क्योंकि क्षेत्रफल होने पर ही सतही घटना, मतलब क्षेत्रफल इसका अधिक होने पर वाष्पीकरण गति अधिक हो जाती है। कैसे? जब हम लोग कपड़ों को सुखाते हैं तो उसको अगर मड़ोड़ कर रखेंगे तो जल्दी नहीं सूखता है, और जब हम उसको फैला कर रखते हैं तो वो जल्दी सूखता है। इसका मतलब ये हुआ सतही घटना में जितना अधिक क्षेत्रफल होगा वह उतनी ही जल्दी वाष्पीकरण होगा। तो समझ में आया सतही घटना कैसे हो वाष्पीकरण? ठीक है, इसको आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर है वाष्पीकरण। आइए साथियों, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अब हम देखते हैं, ये जो है जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन दिया हुआ है उपकला, संयोजी, मांसपेशी और तंत्रिकी। इसका सही आंसर होगा संयोजी। रक्त जो होता है संयोजी में भी तरल संयोजी ऊतक होता है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, पेशी ऊतक कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन है 4, 5, 3 और 2। इसका सही आंसर होगा 3। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए देखते हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रेखित, दूसरा है अरेखित,
अरेखित, और तीसरा है हृदयक पेशी। अब तीनों पर हम बात करते हैं, रेखित, अरेखित और हृदयक पेशी क्या होते हैं। रेखित पेशी जो होती है ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करती है, उसे रेखित पेशी के अंतर्गत रखते हैं। और अरेखित पेशी के अंतर्गत उनको रखते हैं जो हमारे शरीर को अनैच्छिक रूप से, जैसे आँख की पलकें हमारी इच्छा अनुसार, या कार्निया, ये सब जो ऐसे अंग जो हमारी इच्छा पर न हो, जो अनैच्छिक हों, उन्हें अरेखित कहते हैं। और हृदयक पेशी है जो हृदय की गतियों को बढ़ाता, घटाता या नियंत्रण करता है, वो हृदयक पेशी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम इसका सही आंसर होगा 3। अब देखिए पेशी ऊतक कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। तो ऑप्शन है पैरेनकाइमा, जो हिंदी में मृदुतक होता है, एरेनकाइमा, हिंदी में इसे वायुतक कहते हैं, कोलेनकाइमा, इसको हिंदी में स्थूल कोण ऊतक कहते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा को हिंदी में दृढ़ ऊतक कहते हैं। हो सकता हो कि ऑप्शन में केवल यह अंग्रेजी शब्दों को ही दिया गया हो, हिंदी ना दिया गया हो। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए दोनों लिखे हुए हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों का। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। स्क्लेरेनकाइमा किस में पाया जाता है, आप लोग देखेंगे नारियल के छिलके का ऊपरी भाग देखते हैं बहुत ही कठोर होता है, जो किसका बना होता है, वो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का ही बना होता है। ठीक है, अब यहाँ आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऊतक जटिल ऊतक है। ऑप्शन दिए हुआ है जाइलम, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा जाइलम। जाइलम जो होता है एक जटिल ऊतक होता है, इसके साथ फ्लोएम भी जटिल ऊतक होता है। तो जाइलम और फ्लोएम जो हैं जटिल ऊतक होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जाइलम। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर देखे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और विज्ञान के क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये जितने भी विज्ञान के क्वेश्चन हम लाए थे वह पिछले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं, और ये सभी 10th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन हैं, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ामों में टेट, सुपर टेट, पेट, यूपीएसएससी, पुलिस, एसआई और रेलवे की परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।